यार एमपीपीएससी तो क्लियर नहीं हो पा रहा, मुश्किल लग रहा है। एक काम करते हैं, एसएससी कर लेते हैं। कुछ भी एमपीपीएससी में तो मजा नहीं आ रहा यार, बेकार है। सरकार टाइम पे ना तो एग्जाम करवाती है, एग्जाम भी बेकार है, मजा नहीं आता, बस दिन भर रटते रहो। एक काम करते हैं, अब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम यूपीएससी के लिए बने हैं। और अगर आप 26 अबव हो, मैं हमेशा आपसे कहूंगा आप बैकअप प्लान लेके चलो। जैसे तुम्हारे 2 साल की एमए पूरी हो, उसी सब्जेक्ट के अंदर तुम नेट का पेपर दे दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे दो, या एमपी का जो सेट का पेपर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तुम वो दे दो। अब चूंकि तुमने इतना ज्ञान उस सब्जेक्ट के बारे में हासिल कर लिया है, बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि तुम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, एक एग्जाम के पीछे अपना पूरा जीवन त्याग कर देना, अपने पूरे जीवन का समर्पण दे देना प्रैक्टिकल तो नहीं लगता। और इसीलिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि अगर हम अपने एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम अपना पूरा जीवन उस एग्ज़ाम के पीछे लगा देंगे तो ये एक प्रैक्टिकलिटी की निशानी नहीं है। और इसीलिए अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी सूरत या सीरत में हम नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो उसके बाद क्या बैकअप प्लान है हमारे पास, जिसे हम ऑप्शन बी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लान भी कहते हैं, कई नाम से इस विकल्प को जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी के साथ इसी प्रश्न पे दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है। प्रश्न ये कहता है कि एमपीपीएससी के साथ क्या बैकअप प्लान हम बनाएं, और क्या हमको एक एग्जाम के लिए इतना त्याग कर देना चाहिए कि हम उसके आसपास की सारी चीजों को भूल जाएं। दोस्तों, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ हम बात करते हैं। एमपीपीएससी के एग्जाम को 2 लाख विद्यार्थी हर साल देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर हम सीट मान भी लें तो 200 सीट, यानी कि 1,99,800 विद्यार्थी असफल होकर घर वापस लौटेंगे। और ये तय है, यही नियति है, और यही इस एग्जाम का दस्तूर है, क्योंकि अधिक से अधिक मात्र 200 ही सीट मौजूद हैं। तो बाकी के 1,99,800 विद्यार्थी जो घर लौट रहे हैं, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उनको तो ये नौकरी, उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्या हमारे पास एक बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए? क्या हमें अपने ऑप्शन बी पे काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और आज हम वही चीज़ जो है बेसिकली बात करेंगे। मैं आपको बोर्ड पर बाकायदा लिख कर बताऊंगा। मैं पहले से आज कुछ भी लिख कर नहीं लाया हूं, सब कुछ दिमाग में है। लिखूंगा आप सभी लोगों के साथ में हर एक चीज को, हर एक ऑप्शन के ऊपर जो है आज की डेट में हम लोग करेंगे दोस्तों चर्चा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। और स्क्रीन की ओर मैं थोड़ा सा पहले बढ़ूं, मैं एक बात और कह देना चाहूंगा आपसे कि जिस चीज को अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा महत्व आप देते हो और दूसरों को बताते हो कि ये हमारा लक्ष्य है, डीसी बनना हमारा लक्ष्य है, डीएसपी बनना हमारा लक्ष्य है, और 2 से 3 साल के अंदर हार मान लेते हो, तो अपने इस बड़े लक्ष्य की एटलीस्ट इंसल्ट मत करो। क्योंकि जब आप मात्र 2 से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं कि जैसे ना जाने क्या हो गया हो, तो आप इस प्रकार से एक अपने बहुत बड़े लक्ष्य की, एक बहुत बड़े करियर की तौहीन करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, आप उसको आप प्रॉपर इज्जत प्रदान नहीं करते हैं। आज इस बात पे बहुत तगड़ी में बातें करूंगा, और अक्सर मेरी वीडियोस में मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, और इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती हैं। बट क्या करें, जो कड़वी दवा है वही सबसे अधिक असर करती है दोस्तों। तो उसी फॉर्मेट पर मुझे आज की इस वीडियो पर भी पूरी तरीके से सच ही बोलना पड़ेगा, अब चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने बोर्ड की ओर, और हर बात को हम लिखते हुए समझेंगे, हर विकल्प को हम जो है लिखते हुए तलाशेंगे दोस्तों। तो बड़ी सिंपल सी जो है मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालना चाहूँगा, और हेडिंग का नाम बड़ा ही सिंपल दोस्तों होने वाला है, एमपीपीएससी के साथ बैकअप प्लान। एमपीपीएससी के साथ बैकअप
प्लान क्या हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले हम इस चीज़ की बात करेंगे। और बहुत सारे जो आज भ्रम है, मैं हर वीडियो में काफ़ी सारे भ्रम को तोड़ने का प्रयास करता हूं और वही एक प्रयास मैं आज की इस वीडियो में करूंगा दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूं, एक एवरेज लाइफ, एक औसत जीवन कितने वर्ष का होता है दोस्तों? अगर आज की परिस्थिति के अनुसार देखूं तो 100 साल तो कोई नहीं जीता है ना। मोटा मोटा कितना माने, 80 साल माने, थोड़ा सा और कम करते हैं, 70 साल मान लेते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति 70 साल से पहले नहीं जाता, वो कुछ लोग 70 के बाद तक भी रहते हैं। एक एवरेज हम 70 साल का जीवन जो है मान लेते हैं। और अगर आपको 70 साल का जीवन भी नहीं मानना, अगर आपको लगता है कि 70 साल भी जी पाना आज के समय में काफी मुश्किल है, तो आप 60 वर्ष मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एवरेज 70 ईयर्स ऑफ लाइफ लेके चल रहे हैं। 70 ईयर्स ऑफ लाइफ में दोस्तों, 70 ईयर्स ऑफ लाइफ में से सबसे पहले, ये इतना शानदार फॉर्मूला है कि आज तक आपने कभी इसके ऊपर विचार किया ही नहीं होगा। आज आपके सामने एकदम प्रकट होने वाला है ये चीज, बहुत ध्यान से सुनना। 70 साल की इस उम्र में 18 साल हमारे 12वीं पास करते करते चले जाते हैं, तो कितने बचे? 52 ईयर्स। बेसिकली इन 52 साल में हमको जो करना है वो करना है, क्योंकि 18 साल तक यानी कि 12वीं क्लास तक हमारा अपने जीवन पे कोई नियंत्रण नहीं होता। तो 70 साल की एवरेज लाइफ में से अगर हमारे 18 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद ओनली 52 ईयर्स हमारे पास बचते हैं। 52 ईयर्स में मुझे बताओ कि जिस चीज को आप अपना सबसे बड़ा लक्ष्य कह रहे हो, है ना, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसे कितना समय देना चाहिए आपको कायदे से? 1 साल, 2 साल? क्या नहीं लगता आपको ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है उस लक्ष्य के साथ? आपके 52 साल हैं, आप 52 ईयर्स, ये वो 52 ईयर्स हैं जो आप अपनी शर्तों पर जियोगे। और इन 52 साल में से कोई भी व्यक्ति कितने समय नौकरी करता है? मोटा मोटा 35 साल नौकरी करता है। कितने साल नौकरी करता है आप खुद सोच के देखिए। 35 ईयर्स ऑफ एज तक कोई व्यक्ति नौकरी करता है। मैं तो चलो मान लेता हूं 40 वर्ष तक वो नौकरी करता है, ये भी हम मान लेते हैं, ठीक है। 40 वर्ष तक कोई नहीं करता 40 वर्ष तक नौकरी, लेकिन मैं फिर भी एक कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं कि कोई व्यक्ति 40 वर्ष तक नौकरी करता है, लेकिन प्रैक्टिकल कायदे से वो चीज़ है नहीं, तो मैं 30 साल की नौकरी मानूंगा। 30 साल तक कोई व्यक्ति सर्विस करता है और उसके बाद रिटायरमेंट का वो जीवन जो है जीता है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं आपकी जॉब का टाइम पीरियड, जो कि कितना वर्ष है? 30 वर्ष। अब आपके पास कितने साल बचे? 22 साल। अब चूंकि आपने अपनी रिटायरमेंट की एज कितनी मानी है? 70, और कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक, अब आप 70 साल की एज मान रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने रिटायरमेंट के जीवन, मान लीजिए आपने 7 से 8 साल अपने रिटायरमेंट के जीवन कैलकुलेट करे हैं, ठीक है। 7 से 8 साल भी नहीं, चलो कोई व्यक्ति 55 साल पर रिटायर हो जाता है। 60 साल तक बेसिकली वैसे रिटायरमेंट होता है, तो 60 साल के बाद आपने अपनी 60 साल पे तो हर व्यक्ति रिटायर हो जाता है ना। कुछ लोग होते हैं 60 साल के बाद भी रिटायर होते हैं। तो 60 साल पर आप रिटायर हो गए और 70 वर्ष आपने अपनी उम्र मानी है। तो यानी कि नौकरी के बाद कितने वर्ष बचे? नौकरी के बाद कितने वर्ष बचे? तो अब आप जो है अपने यहां पर आफ्टर रिटायरमेंट की ईयर्स भी जो है माइनस कर दीजिए, -10। ये कौन से हैं आपके? ये आपके आफ्टर रिटायरमेंट वाले साल हैं। ये आपके कितने साल हैं? आफ्टर रिटायरमेंट वाले साल हैं। तो अब आपके पास दोस्तों कितना बचा यहां पर? अब आपके पास कितना बचा? अभी भी आपके पास कितने वर्ष बचे हैं? 12 वर्ष। अब ये 12 वर्ष बेसिकली वो 12 वर्ष हैं जहां पर आप अपने लक्ष्य के पीछे भाग सकते हो। किसके पीछे भाग सकते हैं आप? अपने टारगेट के पीछे आप भाग सकते हैं, अपने लक्ष्य के पीछे आप भाग सकते हैं। 12 साल यू कैन वर्क ऑन योर टारगेट। यू कैन वर्क ऑन योर टारगेट। अब दोस्तों मैं ये भी मान लेता हूं कि मैंने अभी तक तुम्हारे 12वीं तक के 18 साल माइनस करे थे। 3 साल की ग्रेजुएशन भी करोगे ना,
2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन भी करोगे ना, मैं तो ये भी मान लेता हूं इनफैक्ट कि तुमने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी नहीं करी, तुमने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो है तैयारी नहीं करी, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 वर्ष और माइनस कर देता हूं, तो 12 में से मैं इधर इस कैलकुलेशन को लेके आ रहा हूं, 12 वर्ष में से 12 ईयर्स में से आपके 5 वर्ष और माइनस कर देते हैं, और ये 5 वर्ष जो आपके माइनस किए जा रहे हैं दोस्तों, ये आपके ग्रेजुएशन और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। इसके बाद भी आपके लक्ष्य के लिए आपके पास कितने वर्ष बचे? आपके पास 7 ईयर्स का टाइम है। कितने साल का समय है आपके पास? 7 वर्ष का समय है। तो अब मुझे आप बताइए कि इस पूरे कैलकुलेशन में, ये कैलकुलेशन देखने में ऐसा लगता है 7 साल है हमारे पास, हमें तो नहीं नजर आता, इतना समय नजर नहीं आता। चलो तुमको नजर में दिखा देता हूं थोड़ा सा एक बार। 18 साल का तुम्हारा 12वीं तक का जीवन, 30 साल की तुम्हारी नौकरी, 10 साल का तुम्हारा रिटायरमेंट का जीवन, उसके बाद 5 साल का तुम्हारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद 7 साल का तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मान लेता हूं, या जो भी अपने लक्ष्य के पीछे तुम भाग रहे हो तो उसकी तैयारी मान लेते हैं। अब जरा टोटल करते हैं कि कहीं हमने गणित में कोई समस्या तो नहीं पैदा कर दी। तो 8 5 13, 13 7 20, 2 उगया ऊपर, 2 3 4, 4 3 7 और 7 1 8। ये 70 वर्ष कैसे हो गया वो थोड़ा जरा देखना पड़ेगा। ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, नहीं 70 वर्ष ही है। ये लीजिए, कहां दिक्कत है? 30 साल की नौकरी कर रहे हो, 10 साल का आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हो, क्योंकि 70 साल की एवरेज लाइफ मानी है। 5 साल की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, 18 साल तक 12वीं कर रहे हो, 7 साल तुम्हारे पास हैं अपने लक्ष्य के पीछे भागने के लिए। और अब तुम उठा के देखो कि तुम कितने साल से अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो कायदे से। अगर तुम 7 साल से ज्यादा तुमको हो गया है तो मतलब आपने सच में अपना जो तैयारी का समय है वो गवा दिया है, और अब आपको बैकअप प्लान के साथ ही कायदे से जाना चाहिए। और अगर तुमको अभी तैयारी करते हुए 7 ईयर्स नहीं हुए हैं तो मतलब जिस लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हो उसके पीछे भागने का आज भी समय आपके पास मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आज से कुछ समय पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि हमें कितनी उम्र तक एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। मैंने बड़ी सिंपल सी वीडियो बनाई थी, और मुझे उस वीडियो को काफी 7 से 8 हजार विद्यार्थियों ने जो है लगभग देखा था। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं एटलीस्ट एक चीज तो समझ गया कि हम दुनिया में हर किसी को खुश तो नहीं कर सकते। उस वीडियो पे मुझे 2 कमेंट्स ऐसे आए जिससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और ये 2 वो लोग थे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी ही नहीं थी, बस वीडियो का थंबनेल देखा कि उसमें क्या लिखा है और नीचे मुंह उठा के कमेंट अपना कर दिया। बट आइए देखते हैं हम कि जो समाज है, जो दुनिया है, ये कैसे आपको जीने नहीं देगी। ये आपको हर बात पे उंगली करेगी, हर बात पे आपको परेशान करेगी। तो एक कमेंट पता है उसमें क्या लिखा था? एक कमेंट उसमें ये लिखा था, ये टीचर कौन होते हैं बताने वाले? जिंदगी आपकी है, लक्ष्य आपका है, 40 तक करो, 45 तक करो, कौन तुमको रोक रहा है? मत सुनो ऐसे टीचरों की। अरे भाई, उस वीडियो में मैंने यही कहा था कि आप 40 वर्ष तक तैयारी डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने कब मना किया कि अपना लक्ष्य आप छोड़ दो? मैंने बस यही तो कहा था कि 30 वर्ष के ऊपर हो तो नौकरी के साथ तैयारी करो, आपका जीवन है। लेकिन सामने वाला ही मुझसे क्या कह रहा है कि ऐसे टीचरों की बातों में मत आओ, ये तो आपको तैयारी करने ही नहीं देना चाहते, आपका जीवन है, आप तो 45 साल तक करो। भाई मैं भी तो वही कह रहा हूं कि कर लो। दूसरा कमेंट सुनो, इसका बिल्कुल विपरीत। ये टीचर अपना कोचिंग चलाना चाहते हैं, अपना धंधा चलाना चाहते हैं, इसीलिए तुम इनकी बात में मत आओ, एमपीपीएससी की तैयारी छोड़ दो। 40 वर्ष तक कौन करता है एमपीपीएससी की तैयारी? अरे भैया, मैंने कब कहा कि तुम 40 वर्ष तक एमपीपीएससी की तैयारी करते रहो? मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूं कि 30 साल के बाद नौकरी लो, जो मिलती है नौकरी लो, नौकरी के साथ तैयारी करो एमपीपीएससी की। खाली बैठो ना बैठना है, और साथ में एग्जाम की तैयारी करने में क्या जा रहा है? और दूसरे कौन होते हैं आपको कहने वाले कि आपको कब तक तैयारी करनी चाहिए, कब तक तैयारी करनी नहीं चाहिए? आपका दिमाग है, आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आपका जीवन है, आपकी नौकरी है, आपके सपने हैं।
फैसला करने का पूरा अधिकार आपके खुद के पास होना चाहिए। तो मैं बड़ा शॉक हो गया उस वीडियो पे ये 2 टाइप के कमेंट्स देखकर, और लिटरली मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली स्पष्ट हो गई कि दुनिया को खुश करने निकलोगे तो आप खाली हाथ ही वापस लौटोगे। तो इसलिए दुनिया को खुश करने का जो मकसद है आपके दिमाग में, उसको पहली बात तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। वो कभी संभव नहीं है। तुम खुद को मिटा भी दोगे, तुम अपना अस्तित्व भी मिटा दोगे, दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान भी कर दोगे, फिर भी दुनिया तुमसे कभी खुश नहीं होने वाली है। तो उस विचार को बिल्कुल निकाल दो और मेरे इस फॉर्मूले को आप देखना। ऐसा फॉर्मूला, आपको क्या लग रहा था कि मैं आते ही बैकअप प्लान के बारे में क्या बोलूंगा, ये नौकरी ले लो, वो नौकरी ले लो। ये मैं हर वीडियो को बनाने से पहले ना बहुत रिसर्च करता हूं और बिल्कुल टेक्निकली उस वीडियो पे बात करना पसंद करता हूं। और यही दोस्तों इस बात की बहुत बड़ी रियलिटी है कि आज की डेट में हम अपने उस कहने को हमारा ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे हम जुनून से भाग रहे हैं, और ऐसे लक्ष्य को हम 7 साल का निरंतर समय भी नहीं दे पाते हैं। अब थोड़ी सी मेरी एक बात और सुनना, कुछ साफ शब्दों में बात करूंगा। अगर तुम्हारी उम्र 26 साल तक है और तुम बैकअप प्लान के पीछे भाग रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से आप कभी अपने मेन लक्ष्य के लिए सीरियस थे ही नहीं किसी भी हालत में। क्योंकि अभी आपकी 26 साल की उम्र हुई भी नहीं है और आपको बैकअप प्लानों की चिंता हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ा मुकाम, बड़ा लक्ष्य हासिल कर नहीं पाएगा, जो हर घड़ी अपने बड़े लक्ष्य से दूर नजर भटकाता है। क्लियर बात है। कहना बंद कर दो कि ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, हम पागल हैं इस नौकरी के लिए। तुम पागल हो नहीं उस नौकरी के लिए, तुम दुनिया को पागल बना रहे हो। क्योंकि 26 साल की उम्र तक भी तुम अगर किसी चीज की लग के तैयारी नहीं कर सकते ना, तो भूल जाओ। तुम पूरा अपना आगे का 70 वर्ष तक का जीवन जीना चाहते हो और 26 साल तक तुम एक मेन चीज को तैयार नहीं कर सकते, इतना तुम घबराते परेशान होते हो। और अगर आप 26 अबव हो, मैं हमेशा आपसे कहूंगा आप बैकअप प्लान लेके चलो। डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोशिश करें कि अगले 2-3 साल में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। सिविल सर्विस एग्जाम की जो तैयारी करता है ना विद्यार्थी, उन लोगों का जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा काम करो, ग्रेजुएशन में तुमने कुछ भी कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, अगर तुम्हें लगता है कि जो ग्रेजुएशन में तुमने किया है तुम उस फील्ड में नहीं कुछ करना चाहते, सुन लो मेरी बात, ग्रेजुएशन में तुमने जो कुछ भी किया है तुम उस फील्ड में कुछ आगे करना नहीं चाहते, तो बड़ा सिंपल सा काम करो, एमए करो। एमए तुमको हिस्ट्री अच्छा लगता है, हिस्ट्री से कर लो, ज्योग्राफी अच्छा लगता है, ज्योग्राफी से कर लो, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स से कर लो, पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, पॉलिटिकल साइंस से कर लो, तुम एमए कर लो। अब चूंकि तुम इतना पढ़ चुके हो अपने उस एग्जाम के लिए इन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को, तुम उन्हीं आर्ट्स के सब्जेक्ट में एमए कर लो। एमए करते ही जैसे तुम्हारे 2 साल की एमए पूरी हो, उसी सब्जेक्ट के अंदर तुम नेट का पेपर दे दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे दो, या एमपी का जो सेट का पेपर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तुम वो दे दो। अब चूंकि तुमने इतना ज्ञान उस सब्जेक्ट के बारे में हासिल कर लिया है, बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि तुम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और एक सरकारी नौकरी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी तुम हासिल कर सकते हो। सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा कौन सा विकल्प है, तो ध्यानपूर्वक सुनना। ये वाला विकल्प क्लियर हुआ ना? तो जो सब्जेक्ट तुम तैयारी के दौरान पढ़ रहे हो उसी में से अपना एक सब्जेक्ट उठा के उसमें एमए कर लो। 2 साल की एमए करने के बाद उसी सेम सब्जेक्ट में या तो इंडिया लेवल पर नेट का एग्जाम दे दो असिस्टेंट प्रोफेसर का, या एमपी लेवल पर जो सेट का एग्जाम आता है आप सेट के एग्जाम को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाले रास्ते पे नहीं जाते हैं तो हमारे पास और दूसरे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब देखिए, हर व्यक्ति की ग्रेजुएशन उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हुई होती है। अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन बहुत अच्छी तरीके से करी है, अच्छे कॉलेज से करी है, तो आप लोगों के पास अगर कॉर्पोरेट जॉब्स का ऑप्शन है, आप कॉर्पोरेट जॉब्स के ऑप्शन को चूज करो। अगर आपके पास कोई बिजनेस करने का ऑप्शन है, आपका फैमिली बिजनेस है, आप उसे कंटिन्यू करो। ठीक है, तो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा जितने भी ऑप्शंस बचते हैं ना, वो हर व्यक्ति की सिचुएशन के अनुसार अलग अलग होंगे काफी ज्यादा। बट तुम जो भी करो, तुम कोई भी नौकरी करो, कभी ये जो अपना मेन सपना है इसको मत छोड़ना। इसको साथ ही साथ तैयारी करते चलना, थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करना
मैं नहीं कहता किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ो या किसी टीचर से पढ़ो, सेल्फ स्टडी कर लो, ताकि भैया आज के टाइम पे कुछ बोल भी दो तो एक कोचिंग माफिया वाला ताज पहना दिया जाता है। मैं भैया कोई पेशे से कोचिंग माफिया नहीं हूँ। आप लोग चाहोगे तो ज़रूर दाऊद इब्राहिम को फॉलो करते हुए जाएंगे हम उस रास्ते पर फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो आप भले सेल्फ स्टडी से भी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मेन लक्ष्य के पीछे रहना, ठीक है। दुनिया के दबाव में आके जो लोग, पता है, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं वो दूसरों से भी यही चाहते हैं कि दूसरा भी कुछ ना करे। तो खासतौर पे ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइएगा, अपने लक्ष्य को बिल्कुल मत भूलिएगा। बैकअप प्लान मैंने आपको बता दिया है। जो भी ऑप्शन आफ्टर 26 ईयर्स ऑफ एज, 26 साल की उम्र के बाद अगर आपको कोई भी नौकरी करने का अवसर मिलता है, बिजनेस करने का अवसर मिलता है, कोई भी फील्ड में जाने का अवसर मिलता है, आप उस अवसर को डेफिनेटली दोनों हाथों से स्वीकार करिए और अपनी जो पीएससी की तैयारी है उसको सेकेंडरी रूप से चलने दीजिए, क्योंकि ये आपको फायदा ही देके जाएगी, नुकसान किसी भी तरीके का इसमें आपको नहीं होने वाला है। और यही है दोस्तों आपके बैकअप प्लान की पूरी कहानी। दिमाग से चला करो, भावनाओं में मत बहा करो। अक्सर हम वो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जो दुनिया आसानी से सुना देती है। हम कभी भी मेहनत करके रियलिटी सुनने तक जाना पसंद ही नहीं करते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी इस जनरेशन की, कि रील्स में कुछ कह दिया, वीडियोस में कुछ कह दिया, हम उस बात पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं मेरी इस वीडियो पर भी यकीन मत करो, तुम अपने लेवल पर सर्च करो और मुझे अपने दिल से बता देना कि अगर तुम किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहते हो, मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो और तुम उसके लिए अपने जीवन के 7 साल नहीं दे सकते। जिंदगी कितनी जीनी है? 70 साल, और साहब 10% भी समय नहीं दे सकते उस 70 साल को खूबसूरत बनाने का। 7 साल तो 70 का 10% ही है ना, तो मतलब तुम 10% भी समय नहीं देना चाहते और उम्मीद कितनी है तुम्हारी? 90%। शाबाश, ब्रिलियंट। तो बैकअप प्लान होना चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी से मत भागो। रियलिटी यही है कि 99% को ये नौकरी नहीं मिलेगी। बैकअप प्लान रखो, लेकिन बैकअप प्लान के साथ अपने सपने का गला मत घोटो, सपने को भी बैकग्राउंड में पीछे चलने दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे यही सारी बातें शेयर करना चाहता था। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, मैं थोड़ी अलग प्रकार की बातें करता हूं। बिल्कुल सच बोलने में मुझे किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि जैसे मेरी दूसरी वीडियोस कुछ समुदाय को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं, तो ये वीडियो भी कांटे बन के बरसेगी शायद आपके दिल पर, और उसके लिए मैं एडवांस में ही माफ़ी बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ छुपाया नहीं है, सच बोला है। और अगर सच सुनने से भी आपके हृदय पर कांटे चुभते हैं तो ऐसे कांटे अच्छे हैं दोस्तों, जीवन में ऐसे कांटे होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।